एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 5 और इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी सेट को सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2024 के पूरा 7 सेट 1 से लेके 7 तक सभी सेट को मैंने सॉल्व करा दिया है। 2024 कंप्लीट हो गया, 2025 के 4 इधर कंप्लीट हो गए हैं, 5वां आज हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरीके से जल्दी 2 दिनों के अंदर 2025 के भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहले से ही सेट से कंप्लीट कर देखते हुए आए हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए रखा है आप इसको इग्नोर कर दीजिए और आगे जो है स्क्रॉल कर लीजिए। अगर आप डायरेक्ट इसी सेट पे आए हैं तो समझ लीजिए कि आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें 15 मिनट आपको ये पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको पेपर ये पार्ट ए और पार्ट बी में मिलता है। हो सकता है आपको ये क्लीन ना दिखाई दे रहा हो, आप बस बातों को समझिए। पार्ट ए और पार्ट बी में मिलता है। जो पार्ट ए जो होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये 20 क्वेश्चन आपको OMR पर फिल करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट बी होता है वो आपके 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है और ये आपको राइटिंग मतलब लिखना होता है, इसके आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधे सेट के स्टार्टिंग पॉइंट पे। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन के पार्ट ए में यहाँ पर ये सभी के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको जो भी टिक करना है, टिक करने के बाद आपको OMR सीट में फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये जो है कह रहा है कि आप इस पैसेज को अच्छे से केयरफुली पढ़िए और ऑप्शन को जो है चूज करिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है। तो अगर आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी हमको पहले पैसेज नहीं पढ़ना होता है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, मैंने आपको हमेशा यही बताया, इसलिए पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यासागर अपने माता पिता के लिए क्या महत्व रखते थे। क्या महत्व रखते थे? प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, मनी, ऑनर, रिस्पेक्ट, पैसा, सम्मान और आदर, घोर अनादर, ग्रेट रिस्पेक्ट का मतलब होता है ग्रेट घोर अनादर, और ग्रेट रिवरेंस मतलब कि जो है महान श्रद्धा रखते थे। तो आप देखिए, अब आप पैसेज पे आइए और पैसेज को ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि ईश्वर विद्यासागर वाज अ मैन, है ना। आगे पढ़ते चलिए, आगे पढ़ते चलेंगे, ग्रेट स्कॉलर लिखा हुआ है, लेकिन ग्रेट स्कॉलर आपके ऑप्शन में तो नहीं है। आगे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जाए कि ही वॉज नॉट ऑल प्राउड, ऑन द कंट्रेरी ही वॉज वेरी मॉडेस्ट, ही वॉज एन एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल सन एंड चेरिश्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट रिवरेंस। आपको ऑप्शन मिल गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से आप आंसर पा गए। क्या उसका हिंदी का अर्थ पढ़ना जरूरी था? नहीं। तो पैसेज में साफ साफ लिखा है ही चेरिश्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स, तो यहाँ से भी आप इसको समझ लीजिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको आंसर कुछ लिखना नहीं है। आपको आंसर यहाँ पे डी टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो आपको OMR सीट मिला होगा उसमें इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ब्लैक कर दीजिए। डी है तो डी वाला करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। जब उसे छुट्टी देने से मना कर दिया गया तो उसने क्या किया, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ऑब्लिगेट हिज सुपीरियर मतलब कि अपने वरिष्ठ को उपकृत किया, या शादी में शामिल हुआ, या अपना इस्तीफा दे दिया, या यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, है ना। उसने अपना इस्तीफा दे दिया, पैसेज में लिखा गया है यहाँ पे। अब यहीं पे आप ढूंढ लीजिए। जैसे ही आप पैसेज में आएंगे तो पैसेज में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, पढ़िए। ठीक है, तो आपको मिलेगा ही वॉज रिफ्यूज्ड, ही थेरेपियन immediately tendered his resignation, saying that his mother's command was much more important than his service। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर मिल जाते हैं और उसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता क्या है, अगर आप ये जानते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डिसअपॉइंटेड आपको मिला तो इसका उल्टा क्या होगा? इम्प्रेस्ड, प्रभावित करना, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इम्प्रेस्ड उसमें है भी।
तो लिखा हुआ है वहाँ पे द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज बोल्डनेस। तो इम्प्रेस्ड जो वर्ड है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए डिसअपॉइंटेड है तो इसके लास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका जो अपोजिट पूछा हो चाहे सिनोनिम पूछा हो, इन दोनों के लास्ट में आपको ईडी भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब वो थर्ड फॉर्म में अगर ये होगा, ये भी थर्ड फॉर्म में ही मिलेगा, दोनों के दोनों सेम होंगे। क्लियर है। डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित, प्रभावित होता है इम्प्रेस्ड, और ग्रांटेड का मतलब होता है दे जाना, और अप्लाइड मतलब लागू करना। क्लियर है। हालांकि यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड आ रहा है कौन सा वर्ड, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको डिसअपॉइंटेड आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए कहा जाए द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स डैश। क्या आंसर सही होगा? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। रीच सही होगा, कि हैव रीच्ड सही होगा, कि विल बी रीचिंग सही होगा, कि विल हैव रीच्ड सही होगा। तो देखिए यहाँ पर तो जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव लेफ्ट ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और अगर इसके बाद बिफोर आ गया तो इसके बाद आने वाला जो भी स्ट्रक्चर है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे आप लोग कहते हैं वो होगा। क्लियर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट में है। ठीक है, और ये आपका फ्यूचर में चला जाएगा, ये भी फ्यूचर में चला जाएगा, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी हिज कॉल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाला जो भी व्यक्ति है या छात्र है या कोई कर्मचारी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रॉन्ट, TRAUNT। ये याद रखिएगा, ट्रॉन्ट होता है। ठीक है, रनर मतलब भाग जाना, थीप मतलब चोर होता है, अनडिसिप्लिन का मतलब होता है जिसके पास मैनर नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, उसे कहते हैं। तो ट्रॉन्ट इसका सही उत्तर होता है। कभी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना परमिशन लिए ही ड्यूटी से गायब हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉन्ट कहते हैं, है ना। बिना बताए स्कूल ना आए, इसे हम लोग ट्रॉन्ट कहते हैं। आगे है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर एक क्लस्टर दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाइए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आता है WH वर्ड। क्या आता है? WH वर्ड। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद कहेंगे हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ें आएंगी वो लास्ट में आएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो वेयर आएगा क्योंकि ये क्या है? ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले वेयर देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्लियर है। WH वर्ड कर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ है? आर है, और कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है नहीं। मतलब अब वेयर के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग जगह पे आर। देखिए यहाँ पे क्या आया है? पीपल। ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पे आर आया है तो ये बन सकता है, यहाँ पे इन आया है तो ये गलत, यहाँ पे ऑन आया है तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचता है बी, और ये क्या हो जाएगा? सही। कुछ कठिनाई हुआ? नहीं, कोई कठिनाई नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आंसर आपका मिल गया है, देखिए कितनी आसानी से मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? कहेंगे सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, या सिस्टम भी कह सकते हैं। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। ठीक है, और यही एसिमुलेट, यही आपका जो है गलत है। ये एसिमुलेट नहीं होता है, इसका जो आंसर होगा एसिमुलेट होता है। ये याद रखिएगा, इसका मतलब होता है आत्मसात करना, आत्मसात करना। ठीक है। और यहाँ पे ये जो एसिमुलेट है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो यू है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए इसमें। तो इसलिए आपका जो गलत है वो सी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? कहेंगे उत्तराधिकारी होता है। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न हल हो रहे हैं, और अगर आपने सेट नंबर 4 तक सॉल्व किया तब तो और आसानी से सारी चीज़ें हल होती जा रही होंगी। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिलिंग द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। और क्वेश्चन क्या है? शशांक इज नोन मी। देखिए नोन के साथ ना, नोन के साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है? टू। तो अगर कभी भी नोन आता है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? टू। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं पैसिव जो होते हैं
आप वहाँ पे क्या करेंगे, कभी भी नो आता है और आता है एग्जाम में पैसिव बनाने के लिए, नो के साथ हमेशा टू लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन लगता है, बाई का यूज नहीं करेंगे, टू लगता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कभी पैसिव बनाते समय, ये छोटी सी चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा पैसिव बनाते समय। इसलिए यहाँ पर नोन के बाद टू आएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर बाई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, फ्रॉम अबाउट होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है टू। क्लियर है, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आप क्या करिए कि पैसेज जो दिया गया है इस पैसेज को पढ़िए अच्छे से और सभी 9 और 10 के आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, तो क्या हमको ये पैसेज पढ़ना है? नहीं, हमने पहले भी बता रखा है कि हमको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले इसके क्वेश्चन को देखना है क्या दे रखा। देखिए कह रहा है द नरेटर कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नरेटर है वो कुछ भी नहीं देख सकता था एरोप्लेन के बाहर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? अगर आपको स्टोरी पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो अब आप इस प्रश्न को ले जाइए पैसेज पे। तो पैसेज पे जैसे लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। साफ साफ दिख रहा है क्या हो गया है, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। आंसर मिल गया, क्या मिल गया आंसर? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बस, कहाँ इंग्लिश कठिन है? कौन कहता है इंग्लिश कठिन है? कुछ भी नहीं कठिन है, बिल्कुल सरल है, इंग्लिश से सरल कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अलॉन्ग विद द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर आल्सो, क्या? तो पैसेज में आप ढूंढ लीजिए, पैसेज में आइए, पैसेज में आप ढूंढिए भाई, कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली, क्या लिखा है? डिड। आंसर मिल गया। जब आंसर मिल गया तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में और यहाँ पे टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, डिड। क्लियर है? अब क्या दिक्कत है? कोई आंसर ऑप्शन, ये पैसेज वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13, 11, 12 और 13, इन तीनों के आंसर देने हैं आपको अच्छे से पढ़ के। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ऑन दैट लवली डे आई वॉज डैश बाई माई डॉटर जनानी, उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मैं अपनी डैश द्वारा जनानी थी, अब बेटी थी, उसकी जनानी बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या फील करें? देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से एक सही होगा, वो भी होगा अकम्पनेट, क्योंकि ये जो बाई जो यूज हुआ है ना, इसी में से इसी के साथ होता है, हमेशा याद रखना है, किसी के साथ होना। उस शरद, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑन दैट लवली एटम डे, मतलब उस शरद ऋतु के दिन, आई वॉच, मैं था, अकम्पनेड बाई माई डॉटर जनानी, मतलब अपने बेटी के साथ था। तो यहाँ पे बाई का मतलब द्वारा नहीं होगा, बल्कि बाई के द्वारा। यहाँ पे जब मैंने, अब देखिए आप कहेंगे कि सर अभी आपने द्वारा पढ़ा, द्वारा मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं फिल किया था। अब जैसे हमने ऑप्शन फिल किया तो अकम्पनेड बाई का मतलब होता है साथ होना या संग होना। तो यहाँ पर ये अर्थ निकलेगा कि उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मैं अपनी पुत्री या बेटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जनानी, के साथ था। ये इसका हिंदी निकलेगा, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा अकम्पनेट के साथ बाई लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, अटर द फाउंड इन लार्ज नंबर इन द डैश नियर बसरा अ टाउन इन इराक, मतलब इराक के बसरा के पास एक कस्बे में ये जो उदबिलाव है वो पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप कहेंगे सर ये तो मार्सेस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये जो पैसेज है ऑटर्स इन द मैसेज नियर बसरा से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइफ ऑफ द मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड डैश विथ पेन। देखिए यहाँ पर फील्ड विथ पेन जो होता है यहीं सही यू होगा, फील्ड विथ पेन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फील्ड। क्लियर है? ये पूरा फ्रेज होता है, क्या होता है? फ्रेज होता है, आप फ्रेज से भी याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों को ध्यान से समझिए।
कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पोयम दे दिया जाएगा, वो 4 लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, ये उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर भी एक बात याद है कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। इसका काम अभी आगे लगेगा, जब मैं पोएम लिखने की बात बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4 लाइन की आपको कविता दे दी गई है। पहले लिखा गया ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट द। अब क्या पोएम पढ़ने की जरूरत है? मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि पैसेज हो, पोएम हो, एक्सट्रैक्ट हो, नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हुज नॉइज इज हर्ड एट नाइट। देखिए अब पैसेज में ही हियर्स, उसने सुना, द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। क्या मिला? द पेट्रोलिंग कार्स, आंसर मिल गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में जाएं तो एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार, आंसर मिल गया। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। बस यही तो है, इस सब सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन आप देखिए, आप पैसेज देखिए, तुरंत मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड। अब यहाँ से 16 से लेकर 20 तक सभी आपके बुक से हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रिकी को कितने दिन तक खाना नहीं दिया गया। तो अगर आप ये जो चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी अगर आप पढ़ें, जेम्स हैरियट के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जब डॉक्टर ट्रिकी को अस्पताल लेकर जाते हैं तो वो बहुत मोटा और बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने उसे किसी भी प्रकार का खाना न देकर केवल पानी और थोड़ी एक्सरसाइज कराई। किताब में जो लिखा गया है उसके अनुसार ट्रिकी को लगभग 2 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं दिया गया और उसके बाद वो धीरे धीरे हल्का खाना खाने लगा। तो यहाँ पर जो 2 दिन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस। नुकीला चेहरा किसका था, है ना? तो किसका था? फाउलर का, ऑजेबल, मैक्स या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट ऑर्थर के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में 3 पात्र हैं, एक ऑजेबल होता है जो गुप्तचर होता है, फाउलर होता है जो रिपोर्टर होता है, और एक और मैक्स होता है जो दूसरा जासूस होता है ना। ये स्टोरी आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से, तो इसके कहानी के अनुसार जो मैक्स का जो चेहरा था वो पतला रहता है और निकला होता है, स्लेंडर, और पॉइंटेड काउंटेनेंस, इसका मतलब होता है नुकीला चेहरा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, मैक्स, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से समझे रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, कहना व्हाट डिड मिसेज हॉल हियर ऑल ऑफ अ सडन। श्रीमती हॉल ने अचानक क्या सुना? क्या है ऑप्शन में? हर्ड अ स्नीफ, मतलब कि एक जो है सूंघने की आवाज़ उन्हें सुनी। हर्ड अ लाउड साउंड, एक तेज आवाज़ सुनी। सिर्फ मतलब एक तेज आवाज़ सुनी या चीख भरी आवाज़ सुनी। और यहाँ पे है बार्किंग साउंड, मतलब कि भौंकने की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर का नाम है। मिसेज हॉल एक जो है इनका मतलब सराय होता है, हॉस्टल और होटल टाइप का, वहाँ की मालकिन है, जहाँ पर वो अदृश्य व्यक्ति ठहरता है। एक बार कमरे में अचानक कुछ अजीब होता है, दरवाज़ा बंद होता है अपने से, आवाज़ें आती हैं, कुर्सियाँ चलने लगती हैं। किताब के अनुसार अचानक एक तेज आवाज़ उन्होंने सुना, तो यहाँ पे तेज आवाज़ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। स्नेक का मतलब होता है सूंघने की आवाज़, जो जिसे आप ऐसे करके सूंघते हैं, तो ये सूंघने की आवाज़ को स्निफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मैडम लोनेड द डायमंड नेकलेस टू मैडम लॉयजेल। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए कहा क्या गया है वो समझिए पहले। देखिए यहाँ पे ये है कि द नेकलेस, इस कहानी में मैडम लॉयजेल ने एक पार्टी में जाने के लिए आभूषण चाहिए थे। मैडम लॉयजेल अपने पास आभूषण नहीं होने के कारण अपने मित्र मैडम फॉरेस्टर से डायमंड की नेकलेस उधार लेती हैं, और यही कहानी की जो है मुख्य घटना होती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मैडम फॉरेस्टर। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि मैडम लॉयजल को हीरे का जो है हार किसने उधार दिया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लोन, यहाँ पर लोन जानते ही होंगे, LOAN लोन होता है, इसी का जो है सेकेंड फॉर्म बनाया गया है LOANED लोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज। भोली के गांव में बालिका विद्यालय का उद्घाटन समारोह किसने किया। आपके पास ऑप्शन ये 4 हैं, और अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो लड़कियों के स्कूल का जो उद्घाटन है औपचारिक तरीके से किया गया था, और इस समारोह में जिला अधिकारी आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे, और उन्होंने ही उद्घाटन किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपको पार्ट ए मतलब कि ऑप्शनल सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद बारी है पार्ट बी, जो कि रीडिंग सेक्शन है। याद रखिएगा पार्ट बी। अब यहाँ से आपको राइट करना पड़ता है, और सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है पैसेज का, जैसे कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हैं। अब देखिए इस बात को अच्छे से समझिए, मैं आपको पहले जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। जब भी आप पैसेज करने जाएं, मैं हर एक सेट में बताता हूँ, इस सेट में भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन आंसर है ABCD करके चार क्वेश्चन होंगे, और ये जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर हैं ये इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है, यही पैसेज में से। तो इसके जो पैसेज के जो आंसर होते हैं ना वो 1 2 3 4 इस क्रम में होते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट का मिल जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड का मिलेगा, फिर थर्ड का मिलेगा। और ये जो फोर्थ होता है ना, इसमें क्या होता है, कभी एंटोनिम पूछता है, तो कभी सिनोनिम पूछता है, तो कभी नाउन पूछ लेता है, कभी प्रोनाउन पूछ लेता है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो है 1 नंबर का होता है, बाकी ये सभी 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये जो आंसर इसके मिलते हैं कैसे मिलते हैं, ध्यान समझिए। सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मिलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद सेकंड का इसके बाद ही मिलेगा, उसके ना तो पहले मिलेगा ना इसके पहले, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देंगे, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इतने लास्ट में से जल्दी मिल जाता है। तो इस तरीके से इसके आंसर मिलते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पहले आप इसके क्वेश्चंस को समझिए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पैसेज पूरा क्या हिंदी में लिखा है, इसका अर्थ क्या है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस पढ़ना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, डज वन बिकम ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स। ये समझिए। आपको क्या इसका हिंदी नहीं आता है? नहीं आता है, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ नॉट हाउ कैन ही बिकम सो। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर ये जो आंसर लिखा गया है ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो मुझे तो लिखने आता है, आपको नहीं आता है, आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे, मैं थोड़ी देने जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर लिखा है। अगर आपको लिखने आता है तो आप इसी हिसाब से आंसर लिखें, नहीं आता है तो क्या करेंगे। और मुझे पता है कि 98% स्टूडेंट को नहीं लिखने आता है, और अच्छी बात है नहीं लिखने आता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत मतलब नहीं है, अच्छी बात क्या है, कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें जितने वर्ड्स लिखे गए ना आप उस वर्ड्स को नोटिस कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, डज वन बिकम ग्रेट बाय फॉलोइंग अदर्स, इफ नॉट हाउ कैन ही बिकेम सो। ठीक है, तो अब आप पैसेज पे आइए, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करिए। द स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, नो वन हैज एवर बीन great by following others blindly. When the teacher says something in the class, the student should try to understand it for himself. देखिए आप ही आगे बढ़े, he should think about in his one way। इस तरीके से आपका पहले का आंसर मिल गया। मैंने कहा है पहले है कि 1 2 3 4 ऐसे आंसर मिलेंगे, तो पहले का आंसर मिल गया, हो गया आपका पहले का आंसर। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दूसरा का आंसर, दूसरे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इट डजंट एग्री विथ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका तो आंसर यही है, यहाँ पर जो है कि ब्लाइंडली। ये अब आगे देखिए, ये है इफ ही डज नॉट एग्री विथ द टीचर ही शुड बोल्डली से टू हिम द गुड टीचर विल नॉट बी वेक्स्ड एट इट, he will rather glad to find such intelligent student in his class। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हु amongst the students is considered to be a parent। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अब सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जब 3 में आएंगे तो यहाँ से आप लिखिए, व्हेन द स्टूडेंट विल रीड अ बुक ही विल नॉट गेट बाय हार्ट व्हाट इज रिटन इन द बुक, ही विल नॉट बी मेयर पैरट। आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको 2 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से आपका ये तीसरे का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं, पहले आपको पहले का आंसर मिला, फिर दूसरे का आंसर मिला यहाँ पे, और फिर ये तीसरे का आंसर मिल गया। कितनी आसानी से तीनों के आंसर मिल गए। क्लियर है? अब उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी किस तरीके से इसके आंसर मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज, है ना, विच वर्ड इन द पैसेज काम, अपोजिट का काम, काम का अपोजिट, काम मतलब क्या होता है? शांत। तो इसका विपरीत क्या है? तो मतलब शांत का विपरीत क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे वैक्स्ड हो जाएगा, जो कि पैसेज में है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, 1 नंबर आपको इससे पता करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स जो है लिख सकते हैं। आइए पहले अब बात करते हैं कि इस पैसेज में लिखा क्या है। अगर आपने यहाँ पर देख लिया तो आपको अगर समझ में आ गया तो आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा 2x करके आगे बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को स्वयं सोचना सीखना चाहिए, दूसरों के अंधा अनुकरण करके कोई कभी महान नहीं बना है। जब शिक्षक कक्षा में कुछ कहे तो विद्यार्थी को उसे स्वयं समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे अपने तरीके से उस पर विचार करना चाहिए। यदि शिक्षक से सहमत नहीं है तो उसे निडर होकर अपनी बात कह देनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक इससे नाराज नहीं होगा, बल्कि वह अपनी कक्षा में ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थी को पाकर प्रसन्न होगा। जब विद्यार्थी कोई पुस्तक पढ़ेगा तो उसे पुस्तक में लिखी बातें क्या होगी? लिखी बातें रटकर नहीं आएंगे, बल्कि वह तोता नहीं बनेगा, वह सोचेगा, समझेगा और फिर जरूरत पड़ने पर उसे पूरा करेगा। यही पैसेज में लिखा गया है और यही सारे क्वेश्चंस भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करके महान बन सकता है? यदि नहीं तो वह कैसे महान बन सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है कि नहीं, दूसरों का अंधानुकरण करके कोई महान नहीं बनता, व्यक्ति स्वयं सोचने और चीज़ों को समझने तरीके से महान बनता है। और यही मैंने आपको पैसेज में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इट डजंट एग्री विथ हिज टीचर। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई छात्र अपने शिक्षक से सहमत नहीं तो उसे क्या करना चाहिए? बेधड़क पूछ लेना चाहिए। बस ये मैंने लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु एमंगस्ट द स्टूडेंट्स इज द कंसिडर टू बी अ पैरट। मतलब छात्रों में से किसे तोता माना जाता है? ये कहा जा रहा है। तो किसे तोता माना जाता है? वह छात्र जो किताबों में लिखी बातों को बस याद कर लेता है और बिना समझे तोता ही समझा जाता है, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप पूरा सेट देखेंगे तो आपको पैसेज करना आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 पर। अब आता है हमारा राइटिंग पोर्शन। इस राइटिंग पोर्शन को ध्यान से समझिए। राइटिंग पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर। या तो आप एक लेटर लिखिए, और का मतलब होता है या तो अथवा, या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए। दोनों में से कोई एक लिखना है। आपको जो आ रहा है वो लिखिए। देखिए लेटर किस चीज़ पे लिखना है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन अ कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। मतलब ये कहा जा रहा है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे कॉलेज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दीजिए। या तो आप क्या करिए कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक निवेदन पत्र लिखें और जिसमें अंग्रेजी में अतिरिक्त कक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे सकते हैं। मैं आपको दोनों का आंसर बताता हूँ, दोनों का आंसर देखिए, आपको जो समझ में आए वो आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हमको एक लेटर लिखना है। तो हम सबसे पहले लेटर लिखेंगे। लेटर में लिखते समय आप देखिए पहले लेटर किस पे लिख रहे हैं? आप इसलिए लिख रहे हैं कि मित्र को पत्र लिखना है, आपको लेटर लिखना है कि कॉलेज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना है और तो उसके लिए सलाह दीजिए। तो अपने मित्र को ये पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर सिटी लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो डेट है ये इस लाइन में रहेगा, वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, डेट इसी लाइन, पहले आपको योर एड्रेस, फिर उसके बाद आपका सिटी और फिर उसके बाद डेट आएगा, फिर डियर आएगा। और डियर मान लीजिए अपने दोस्त का नाम राहुल है तो डियर राहुल करके कॉमा दीजिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिख सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आएगा? तो कहेंगे सर मैं क्या लिख सकता हूँ? आप सबसे पहले हालचाल पूछेंगे। आप लिखेंगे मुझे आशा है कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं हमेशा बताता हूँ आपको एक लाइन लिखना ही है कि आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, मैं आपको ये सुझाव देने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम राइटिंग टू सजेस्ट दैट यू टेक पार्ट इन द कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कॉलेज। मैं आपको यह सुझाव देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ कि हमारे कॉलेज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों में भाग लें। Participating in these activities will not only help you showcase your talents but also improve your confidence and communication skills.
इन गतिविधियों में भाग लेने से न केवल आपको अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास और संचार कौशल में भी सुधार होगा। There are many competitions like debates, singing, drama, and painting. By joining these, you will meet new friends and enjoy your college life more. I believe it will also help in your overall personality डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वाद, जैसे यहाँ पे है कि बहुत सारे कंपटीशन जैसे कि डिबेट्स होंगे और सिंगिंग होगा, ड्रामा होगा, है ना, और चित्रकलाएं बनेंगी। तो बहुत सारी यहाँ पे जो है प्रतियोगिताएं हैं, कंपटीशंस रखे गए हैं और इसमें शामिल होकर आप नए दोस्तों से भी मिलेंगे, अपने कॉलेज जीवन को अधिक आनंद ले पाएंगे। और मेरा मानना है कि आपके समग्र जो व्यक्तित्व है उसका भी विकास करने में, डेवलपमेंट होने में, जो आपका पर्सनालिटी है उसमें मदद मिलेगा। इसलिए आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू टेक पार्ट इन दीज इवेंट्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। इसलिए मैं आपको दृढ़तापूर्वक सलाह देता हूं कि आप इन आयोजनों में भाग लें और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। आप अपना ध्यान रखिए, जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही उत्तर लिखिए, रिप्लाई दीजिए। योर लिविंगली योर नेम, यहाँ पे आपको योर नेम नहीं लिखना है बल्कि आपका नाम राहुल है तो आप राहुल लिख दीजिए। बस इस तरीके से काम करना है। बात समझ में आया? चलिए, दूसरा क्वेश्चन था, हमको एक एप्लीकेशन लिखना था हमारे प्रिंसिपल साहब को। तो सबसे पहले लिखिए टू द प्रिंसिपल, फिर कॉलेज नेम लिखिए, सिटी कौन से में है, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजमेंट टू एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस। ये आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा, सब्जेक्ट आपको अपने से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में मिलेगा। तो अब उसके बाद लिखिए रिस्पेक्टेड सर या मैडम। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि सर या मैडम आपको दोनों लिखना है, ऐसा समझ लीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर कॉलेज। आई एम राइटिंग योर रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स हु नीड एडिशनल सपोर्ट। अब क्या लिखेंगे? ये सब तो लिखेंगे कि मैं आपके महाविद्यालय में या आपके कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र हूं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन छात्रों के लिए अंग्रेजी की जो है एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करें जिन्हें एक्स्ट्रा सहायता की ज़रूरत है, आवश्यकता है। मैनी स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी find it difficult to understand some more topics would greatly benefit for more extra guidance। ठीक है, मेरे सहित कई छात्रों को कुछ विषयों को समझने में कठिनाई होती है और उन्हें अतिरिक्त मार्गदर्शन देने से बहुत लाभ होगा। We kindly request you consider this and schedule extra classes at a convenient time. This will help us improve our understanding and performance in English। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर विचार करें, सुविधाजनक समय पर अतिरिक्त कक्षाएं जो है निर्धारित करवाएं। इससे हमें अंग्रेजी में अपनी समझ और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब थैंक यू लिखिए, थैंकिंग यू लिखिए, योर ओबीडिएंटली लिखिए, अपना नाम लिखिए, ब्रैकेट नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे राहुल अगर आपका नाम है तो, ठीक है। फिर क्लास 10 लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग सेशन में आपसे चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट। या तो आप एक रिपोर्ट लिखिए या तो आप एक आर्टिकल लिखिए, ठीक है। एन आर्टिकल, आपको या तो रिपोर्ट लिखना है या तो आर्टिकल लिखना है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आपको बताता है कि आपके टॉपिक कौन कौन से होंगे, आपका लिखना क्या क्या है, पहले से टॉपिक बता देता है तो परेशानी नहीं होती है, आपको टॉपिक पता रहता है, समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपको जो रिपोर्ट लिखनी है ना वो लिखना है फ्लड सीन, मतलब एक बाढ़ का दृश्य है, उसमें आप 80-100 वर्ड लिखिए। लिखना क्या क्या है आपको बता रहा है कि प्लेस मतलब जगह कौन सा है, सीन कैसा है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइफ कैसे चल रहा है ना, इफ़ एनी मतलब उसका हानि कैसे हुआ है, मैजरीज मतलब यदि कोई कष्ट है वो बताइए, रिलीफ वर्क के लिए क्या किया जाए, राहत कार्य कैसे किया जा रहा है। और इन सब चीज़ को देखने के बाद आपका अपना ओपिनियन क्या है। और इस पर क्वेश्चंस बनना तय है कि बहुत सारे जो है इस बार घटनाएं हुई हैं फ्लड सीन से, तो 2025 में भी बना है, 2026 में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल लिखना है लुक एट द सर्कल गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे एक इमेज दे रखा है, इस तरीके से देखिए। इसको कह रहा है कि आप इसको अच्छे से देखिए और क्या करिए, और आपको टेकिंग क्लूज, वहाँ से क्लूज लीजिए और एक आर्टिकल लिखिए। किस पे? अ पब्लिक लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरी है उस पर आपको उस क्लूज के अनुसार लिखना है। 80 से 100 वर्ड लिखना है।
तो आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों में हिंट दिए गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर जो हिंट दिए गए हैं इससे ऐसा इमेज देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विभिन्न अनुभाग, मतलब कि ये जो लाइब्रेरी है, जैसे यहाँ पर देखिए इस बात से समझिए, जैसे यहाँ पर ये हिंट दिया गया ना, ऐसा समझिए कि ये भी हिंट है, बस इसको पिक्चर में दे दिया है, इमेज में दे दिया, और क्या। तो लाइब्रेरी में क्या क्या लिखना है, उसके अनुभाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, स्टॉक ऑफ बुक्स, पुस्तकों का कितना भंडार है, इट्स यूजफुलनेस, मतलब इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बाद आपका इसके सुधार के बारे में आपकी क्या राय है, और यहाँ पे लिखा गया इसका नाम क्या है और कहाँ पर स्थित है। तो बहुत आसान है, बता दीजिए कहाँ पर स्थित है, क्या नाम है, इसके कितने विभाग हैं, कितने पुस्तक हैं, किसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमारी राय क्या है, ये सारी चीज़ें लिखने, कितना आसान। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, हिंट आपको दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट और राइटिंग और आर्टिकल दोनों लिख के बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक करना है, कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक रिपोर्ट, किस पे रिपोर्ट भाई, अ फ्लड सीन, ठीक है, फ्लड सीन। इस पे जो जो हमको हिंट दिए गए थे, हिंट क्या क्या थे कि स्थान कौन कौन सा है, दृश्य कैसा है, क्या हानि हुई है, संपत्ति के कितना नुकसान हुआ है, मानव जीवन की क्या हानि हुई है, यदि कोई कष्ट है तो वो बताइए, राहत कार्य क्या है और आपकी राय क्या है। तो हम क्या लिखेंगे भाई इसमें, देखिए हमें लिखेंगे ना, जैसे अपने से बना के लिखेंगे कि पिछले हफ्ते भारी बारिश हुई, उसके कारण हमारे शहर में या हमारे गांव में खासकर नदी के किनारे भयंकर बाढ़ आ गई, कई घर और दुकानें बुड़ गई, मतलब जलमग्न हो गई, और कई लोगों का सामान बर्बाद हो गया। दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जान भी चली गई, और बाढ़ ने बहुत दुख पहुंचाया, परिवार लोगों को खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतें होने लगी, ठीक है। बहुत सारे बचाव दल आए, स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे लोग आए, गांव के लोग या शहर के लोग आपस में मिलजुल कर भोजन इकट्ठा किए, कपड़े दवाइयाँ भी बांटी गई सभी के द्वारा। और इस तरीके से तबाही को देखकर तब आप अपनी राय दीजिए कि मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी आपदाएं को रोकने के लिए बहुत सारा सावधानी जरूरी है, इसमें सरकार हमारी मदद करे। और ये भी आप बताइए कि बाढ़ हमें क्या याद दिलाती है, कि ये बाढ़ जो है प्रकृति की शक्ति याद दिलाती है और हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए कि लास्ट वीक हैवली रैन कॉस्ट सर्व फ्लडिंग इन आवर टाउन स्पेशली नियर अ रिवर बैंक। मैंने यहाँ बताया कि पिछले हफ्ते भारी बारिश के कारण हमारे शहर में खासकर नदी किनारे भयंकर बाढ़ आ गई, कई घर मेनी हाउसेज एंड शॉप्स वर सबमर्ज्ड, मतलब बहुत सारे जो जलमग्न हो गई घर और दुकानें, है ना, एंड सेवरल पीपल लॉस्ट दियर बिलोंगिंग्स, और बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, उनका सामान, बिलोंगिंग्स मतलब सामान बर्बाद हो गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अ फ्यू लिव्स वर आल्सो लॉस्ट, द फ्लड कॉस्ट एट ग्रेट माइजरी विद फैमिली स्ट्रगलिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जान भी चली गई, बाढ़ ने बहुत दुख पहुँचाया, परिवारों को खाने पीने और रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। रेस्क्यू टीम मतलब बचाव दल एंड वॉलंटियर्स कैरिड आउट रिलीफ वर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स। सीइंग दिस devastation, I feel that proper precautions and better drainage system are needed to prevent such disaster in future। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बचाव दल जो थे और स्वयं सेवक जो थे, वॉलंटियर मतलब से कहा जाता है, उन्होंने राहत कार्य किया और भोजन, कपड़े, दवाइयाँ भी बांटी गई उनके द्वारा। और इस तबाही को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए उचित सावधानियों और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो जल निकासी, जो नालियाँ वालियाँ होती हैं, उसकी उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। फिर आप लिखिए कि फ्लड्स रिमेन्स अस नेचर्स पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। मतलब ये है कि बाढ़ में हमें प्रकृति की शक्ति और तैयारी के महत्व की ये सारी चीज़ें याद दिलाती हैं। इस तरीके से आप रिपोर्ट लिखिए, या तो आप लिखिए एक आर्टिकल किस पे लिखना है, पब्लिक लाइब्रेरी पर। इसमें आपको क्या क्या बताना था, इसमें आपको बताना था कि ये है कहाँ, इसका नाम क्या है, इसके कितने विभाग हैं, है ना, इसमें कितने पुस्तक हैं, इस पुस्तकों की क्या उपयोगिता है और इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सारी पुस्तकालय के विषय में लिखना है। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए मैं अब बता दे रहा हूँ, लिखिए कि अ पब्लिक लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन रीड एंड बोरो बुक्स फॉर फ्री और एट मिनिमल कॉस्ट।
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग मुफ्त में या तो बहुत ही कम शुल्क में किताबें पढ़ सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं। द लाइब्रेरी इन आवर टाउन नेम्ड सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, जो हमारे शहर में लाइब्रेरी है उसका नाम है सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हैज़ डिफरेंट सेक्शन इंक्लूडिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस एंड मैगजीन्स। Its stock of books is large, covering a wide range of subjects for students and general readers. इसमें पुस्तकों का विशाल भंडार है जो छात्रों और सामान्य पाठकों के लिए विभिन्न विषयों को कवर करता है। यह पुस्तकालय, यह लाइब्रेरी छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी राय में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द लाइब्रेरी इज़ वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड बुक लवर्स। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई एडिंग मोर कंप्यूटर्स, डिजिटल बुक्स एंड रीडिंग स्पेसेस सो दैट मोर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब कि मेरी राय ये है कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की किताबें हैं, इसमें साइंस है ना, बहुत अलग अलग तरह की किताबें हैं। तो उसका मानना है, मेरा मानना है कि कंप्यूटर भी जोड़ दिया जाए, डिजिटल बुक्स रख दिए जाए और रीडिंग स्पेसेस जो हैं वो बढ़ा दिया जाए, तो ताकि जो बहुत से और भी लोग हैं उनको भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन से है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है इसमें ABCD 4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें D वाला जो होता है वो ट्रांसलेशन होता है। बाकी आप सभी के इसमें A जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और जो B होता है वो पैसिव होता है, और C जो होता है पंक्चुएशन होता है। बस यही आपके ग्रामर में आते हैं। तो इन्हीं चारों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है आपको, आपका सारी चीज़ें डाउट जो होंगी क्लियर हो जाएंगे। तो हमेशा से यही रूल्स हैं, तो यही आपको फॉलो करना है। यहाँ देखिए लिखा गया है, शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट्स हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? ये रूल कहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आपको कामा नोटेड कामा को हटाकर क्या लगाना है? इफ़ लगाना है, या तो वेदर लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सैड टू जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर दीजिए आस्ट में, ठीक है, ये भी आपने चेंज कर दिया। बाकी पर्सन तो हमेशा चेंज होंगे, पर्सन तो कोई स्पेशल रूल होता है, क्योंकि जनरल रूल होता है, स्पेशल रूल तो होता नहीं। जनरल मतलब सबके साथ कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन है किसी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पर सैड टू को आस्ट में, इसलिए हमने देखे सैड टू किस में चेंज कर दिया? आस्ट में। उसके बाद कॉमन कामा को हटाकर किस में लगाना है? इफ़ में, तो यहाँ पे लग दिया इफ़। अब ये भी जानना है कि जो इंट्रोगेटिव में है उसको हमको चेंज कर देना है असर्टिव में। किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज कर देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज तो करना है। इसका मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले था उसको उठाकर सब्जेक्ट के बाद कर देना है, ये करना है। तो हैव जो चेंज हो जाएगा वो हैड में चेंज हो जाएगा। यू जो है ये कौन सा पर्सन है? कहेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो स्टूडेंट्स प्लूरल में है इसलिए इसको दे कर दिए। अब सब्जेक्ट के बाद ये हैव होना है तो हैव हैड में हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हो गया। बाकी वर्कड है, हार्ड है, फॉर है, द एग्जामिनेशन है, द एग्जामिनेशन पूरा कर दिया। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का बी कह रहा है कि चेंज करिए किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस को ये देखिए, डोंट मेक अ नॉइस, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस के जो रूल होते हैं वो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको लेट का यूज करना है, और जो डोंट है उसको चेंज कर देना है लेट नो में। बाकी सभी कॉपी पेस्ट होंगे, ठीक है। और बी लगेगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। बी के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लगाना है? लेट नो, क्योंकि डोंट है तो डोंट को हमने चेंज कर दिया लेट नो में, डोंट चेंज हो गया देखिए लेट नो में। अब उसके बाद क्या है? नॉइस जो वर्ब है हमने वो लिख दिया। उसके बाद बी लगाना है तो हमने बी लगा दिया। अब उसके बाद क्या है? मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। बन गया पैसिव। देखिए कितना आसान है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप नरेशन की क्लास है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पैसिव की क्लास है उसको आप पढ़ लीजिए, और एक लिंक मैं प्रोवाइड अभी कुछ दिनों में करा दूंगा जिसमें आपको यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूं ग्रामर में, वो आप देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फोर्थ का सी क्वेश्चन। कह रहा पंक्चुएट करिए। तो सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो ये होता है इसको कहते हैं शॉर्ट वर्ड। अब इसमें क्या करेंगे?
जो पॉइंट के पहले लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है तो ये कैपिटल में होगा। SC में ये पहले जो होता है वो कैपिटल में होता है। उसके बाद जो भी नेम होगा तो बाकी यहाँ पे देखिए ये नेम है, क्योंकि कॉलेज का नेम है तो ये लेटर कैपिटल हो गया। कॉलेज भी कैपिटल हो गया C। इलाहाबाद ये भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉमा देना जरूरी है और लास्ट में फुल स्टॉप देना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपने दे दिया। तो इसके पहले तो नरेशन के जो है आए हुए हैं तो नरेशन के आप करिए। नरेशन के अगर नहीं आए हुए हैं तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप जो है लिखिए। ठीक है, कैपिटलाइज आपको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एब्रेविएशन, माफ करिएगा, शॉर्ट वर्ड्स भी कह सकते हैं। एब्रेविएशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कभी कभी होता है कि वर्ड्स ध्यान में नहीं आते हैं, माइंड से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। देखिए इसको ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। तो जब भी रहते थे आए तो आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप यूज कर सकते हैं जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आप यहाँ पे देयर का भी यूज कर सकते हैं, देयर लिव्ड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है वो यूज्ड टू का प्रयोग करके बताया हुआ है। पहले लिखा हुआ है पुराने ज़माने में, इन द ओल्डन टाइम। पुराने ज़माने में कॉमा मैंने दे रखा है, अलग कर दिया हमने इसको। अब है कि बंदर मंकीज रहते थे, यूज्ड टू जंगलों में, लिव इन फॉरेस्ट्स। जंगलों लिखा हुआ है ना इसलिए फॉरेस्ट्स हो जाएगा, ऐसा लगाना है। फुल स्टॉप आपने दिया। उसके बाद मतलब लेटर, वह लोगों में भी रहने लगे। वह मतलब कौन? बंदर। बंदर यहाँ पर प्लूरल में है इसलिए दे भी के लिए आल्सो रहने लगे। बिगेन लिविंग अमंग पीपल, है ना, लोगों के बीच रहने लगे। लोगों में भी रहने लगे मतलब लोगों के बीच में भी रहने लगे। धीरे धीरे का मतलब होता है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। वे नगरों में आ गए। वे मतलब कौन? बंदर। दे केम टू, वे आ गए, केम टू नगरों में, द टाउन्स। दे केम टू द टाउन्स। आप अगर यहाँ पे लिखेंगे दे केम टू इन द टाउन्स तो क्या वो गलत हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर पता नहीं। अब पता नहीं क्या, टू के बाद इन, दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज नहीं होगा, इसलिए इन का यूज ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, लिखा हुआ आज हम, आज के लिए पहले लिख दीजिए टुडे। क्या है? हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। हम सब्जेक्ट हो गया, वी पाते हैं। ता है ती है आया है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको SIS का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। पाते हैं प्लूरल में है तो फाइंड। हम पाते हैं, क्या पाते हैं? बंदरों को, मंकीज। हर इलाके में के लिए आपने यूज किया इन। हर इलाके में, प्रत्येक इलाके में, एवरी एरिया। इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखा है, जिसमें एक मैंने बेसिक टू एडवांस, अगर आपको जीरो से सीखना है तो उसमें जाइए। और अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो पैसेज जो 2019 से लेकर 2025 तक, और इसी तरीके से अगर एग्जाम होते जाएंगे 26, 27, 28 बढ़ते चले जाएंगे। सभी पैसेज, जैसे ये भी एग्जाम में आया हुआ था, ये भी मैंने साफ करवाया है। वहाँ पर रूल भी अच्छे से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे होता है। आप उस क्लास को अटेंड करिए, आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 पार्ट में होता है, एक ए होता है एक बी। अब इसमें ए बी में 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। और बी में भी 2 होते हैं, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। मतलब 5 में सिर्फ आपको ए और बी 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलते हैं 4। ठीक है, बात समझ में? इन दोनों में से कोई एक करिए या तो इन दोनों में से कोई एक करिए, ऐसा करना है। अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 30-40 वर्ड्स लिखना है, कोई बात नहीं। What was the result of the sudden strong wind as it is described in the lesson A Letter to God? अचानक आई तेज हवा का जो परिणाम था वो क्या था, जैसा कि लेटर टू गॉड में वर्णित है। या तो आप ये क्वेश्चन करिए या तो आप करिए व्हाई डू द वाइज पीपल नॉट ग्रीव्स एज इट इज गिवन इन द चैप्टर द sermon एट बेनर्स। तो बेनरस यहाँ भी है, बनारस इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो बुद्धिमान लोग शोक क्यों नहीं करते, जैसा कि बनारस के उपदेश अध्याय में चैप्टर में बताया गया है। तो दोनों में से
चलिए दोनों का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आपको कोई एक ही करना है। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं कि अचानक आई तेज हवा का परिणाम क्या था, जैसा कि लेंचो के चैप्टर में कहा गया है, लेटर टू गॉड में कहा गया है। तो उसको समझिए कि ईश्वर को एक पत्र, और लेटर टू गॉड, द सडन स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचो इंटायर कॉर्नफील्ड, दिस ruined द फैमिलीज ओनली सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, लिविंग इन देम इन द डिस्पेयर एज दे डिपेंडेड ऑन द हार्वेस्ट फॉर फूड एंड इनकम। कहा जा रहा है कि अचानक आई तेज हवा और ओलावृष्टि ने लेंचो के पूरे मकई के खेत, मतलब मक्के के खेत को तबाह कर दिया। इससे परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत जो था वो भी नष्ट हो गया और वे निराशा में डूब गए, क्योंकि वे भोजन और आय के लिए फसल पर निर्भर थे। बस आंसर हो गया कंप्लीट, 30 से 40 वर्ड में लिखने थे। आगे है द सेरेमन एट बनारस, द वाइज डू नॉट ग्रीव्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड द अटैचमेंट कॉजेज सफरिंग, दे एक्सेप्ट द impermanence of life and remain calm, realizing the loss and change are natural parts of existence। द सेरेमन एट बनारस में बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि आसक्ति ही दुख का कारण है। वे जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हैं और शांत रहते हैं, यह समझते हुए कि हानि और परिवर्तन अस्तित्व के स्वाभाविक अंग है। तो फिफ्थ का मैंने ए और बी दोनों आंसर बता दिया। अब बी में चलते हैं। बी में भी आपको दो करने हैं, दोनों में से कोई एक करना है। पहला कह रहा है वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक सम्मानित रेजिमेंटों में से एक क्यों है? या तो इसका आंसर दीजिए, या तो दीजिए वाई डिड वल्ली सडनली सी बाय द रोड साइड वाइल ट्रेवलिंग बाय बस। बस से यात्रा करते समय वल्ली ने अचानक सड़क के किनारे क्या देखा? ये तो मैंने कल के जो पेपर में भी करवाया था, सेट नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं। चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि कुर्ग रेजिमेंट को अत्यधिक सम्मानित किया जाता है क्योंकि इसके सैनिकों ने युद्धों के दौरान असाधारण बहादुरी, अनुशासन और निष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने इस लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राष्ट्र के प्रति अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए। या तो ये लिखिए। दूसरी चीज़ ये है कि वाइल ट्रेवलिंग बाय बस वल्ली सडनली वॉज, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बस से सफ़र करते हुए वल्ली को अचानक सड़क के किनारे एक सांप दिखाई देता है। यह अप्रत्याशित दृश्य से चौंका दिया। वह तनावग्रस्त और चिंतित हो गई। ही बिकेम टेंस एंड एंग्जायस, जिस हाईलाइटिंग हर फियर ऑफ स्नैक्स एंड सडन शॉक ऑफ इनकाउंटरिंग वन ऑन द जर्नी। जिससे सांपों के प्रति उसका जो डर था, उस सफ़र में अचानक सांप के सामना होने का झटका जो उसको मिला, वो सांप दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एनी वन, चाहे आप ए करिए चाहे आप बी करिए, दोनों में से कोई एक आंसर देना है, वो भी कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में। पहला कह रहा है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। कह रहा है कि कोडावी लोगों के वंश के बारे में आपकी क्या कहानी है, ये बताइए। या तो अब ये बताइए कि व्हाट डज किजा गौतमी आस्क व्हेन शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन। अपने बेटे की मृत्यु के बाद घर घर जाकर किजा गौतमी क्या मांगती हैं? चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कोडावी लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी है। द स्टोरी एक्सप्लेन्स दैट द कोडावी पीपल्स आर डिस्केंडेंट ऑफ वॉरियर्स एंड हंटर्स हु लिव इन द हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका। मतलब ये कहा जा रहा है कि कहानी यह बताती है कि कोडावी लोग कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले योद्धाओं और शिकारियों के वंशज हैं। वे बहादुर हैं। दे आर ब्रेव, स्किल्ड ऑन कम्बैट एंड लॉयल ऑफ दियर चीफ्स। वे बहादुर हैं, युद्ध में बहुत ज़्यादा कुशल हैं और अपने सरदारों के प्रति वफादार थे। समय के साथ ओवर टाइम दे बिकम अ डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी नोन फॉर करेज, वैलोर एंड अ स्ट्रॉन्ग सीन ऑफ ड्यूटी विच द रिफ्लेक्टेड इन दियर प्राउड ट्रेडिशन टुडे। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ वे एक अनुशासित समुदाय बन गए जो साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, जो आज उनकी गौरवशाली परंपराओं के लिए परिलक्षित हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? अपने बेटे की मृत्यु के बाद घर घर जाकर किसा गौतमी क्या मांगती है? ये था। क्या मांगती है? आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद किसा गौतमी घर घर जाकर उसे जिंदा करने की दवा मांगती थी, हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हिम बैक अप टू लाइफ। पीपल फील सॉरी फॉर हर
बट द बुद्धा टीचेस हर दैट डेथ इज यूनिवर्सल एंड शी लर्न्स एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस एंड सफरिंग। सभी लोग, जब वो घर घर जाकर सभी लोगों से जिंदा करने की दवा मांगती थी, लोग उस पर तरस खाते थे, लेकिन बुद्ध भगवान उसे सिखाते हैं कि मृत्यु सार्वभौमिक है और वह नुकसान और पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करना सिखाती है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ डज द फॉग कम्स एज इट द डिस्क्राइब इन द पोएम फॉग। एक पोएम है फॉग नाम से, मतलब फॉग मतलब होता है कोहरा। तो एक चैप्टर पोएम है कोहरा। इसमें जो कोहरा आता है वो कैसे आता है, बिल्ली की तरह आता है कैसा, वो स्टोरी आपको पता ही होगा। कोहरा कैसे आता है ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात समझिए, या तो आप ये लिखिए, या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिख दीजिए बस, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो आपके सिलेबस से होना चाहिए, आपके बुक से होना चाहिए। और जो ये पोएम कविता जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 1 2 3 4 4 लाइन की कविता दे दी गई। इस बात को याद रखिएगा। बात समझ में आया? तो मैं उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि जो लोग पोएम याद करके नहीं गए हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में पोएम दिया गया है ऐसे लाइन करके 1 2 3 4, उसको आप उल्टा लिख सकते हैं 4 3 2 1। इस तरीके से चारों लाइन को लिख दीजिए। जो 1 2 3 4 लिखा गया है इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, ये मेरा मानना है। और नंबर पूरा मिलेंगे, नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 4 लाइन की कविता या तो याद कर लीजिए 2 ठो, जिससे एक एग्जाम में फंस जाए तो एक आ जाए। या तो आप ये वाला ट्रिक जो है, ये ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक। और ट्रिक हमेशा सफल नहीं होती है, लेकिन आपको नंबर दिलाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो दोनों का आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोहरा कैसे अंदर आती है? इन द पोएम द फॉग कम्स क्वाइटली एंड साइलेंटली लाइक अ कैट। जो कविता में है कि कोहरा चुपचाप बिल्ली की तरह चुपचाप आती है। इट सिट्स ऑन द सिटी एंड हार्बर लाइटली मूविंग स्लोली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। वह शहर और बंदरगाह पर हल्के से बैठता है बिना कोई शोर किए और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इट्स अराइवल इज सॉफ्ट मिस्टीरियस एंड जेंटल, कवरिंग एवरीथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द सराउंडिंग्स, शोइंग द काम एंड सबटल नेचर ऑफ फॉग। उसका आगमन कोमल, रहस्यमय और सौम्य है, जो आसपास के वातावरण को बिना छेड़े सब कुछ ढक लेता है, जो कोहरे के शांत और सूक्ष्म स्वभाव को दर्शाता है। या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिखिए। डस्ट ऑफ स्नो से मैंने उठाया हुआ है, इसको देख लीजिए। 4 लाइन की कविता हमने लिख दिया है। ये आपके इस सेट में नहीं आया है तो आप इसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। और एक और ट्रिक है मेरे पास कि देखिए क्या है कि अगर आपका जुगाड़ बन जाए तो एक बेंच पे इस तरीके से 1 2 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो कभी 2 स्टूडेंट कभी 4 स्टूडेंट बैठते हैं। तो ये जो स्टूडेंट का सेट होता है ये अलग होता है, इस स्टूडेंट का सेट अलग होता है, इस स्टूडेंट का सेट अलग होता है। तो सभी सेट के में जो होते हैं वो पोयम अलग अलग आएंगे। तो तुम जो हो इससे मांग के लिख लो और तुम जो है इससे मांग के पेपर लिख लो, बस काम बन जाएगा। लेकिन ये रिस्की है, आपको रिस्क नहीं उठाना है। मैंने जो अभी ट्रिक बताया 4 3 2 1 रूल, इसको फॉलो करिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, दोनों अपना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स। द बाल पोएम, अमांडा और एनी ग्रेगरी, इन सभी पे आपको क्या लिखना है सेंट्रल आइडिया। तो 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आप सेट 7 तक 1 से लेके 7 सेट तक सभी जो है सेंट्रल आइडिया को अच्छे से देख लिया तो आपका सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा। या तो आप 4 याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक आ जाएगा। 3 भी याद करेंगे तो भी एग्जाम में फंस जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग द बाल पोएम, अमांडा, इन तीनों पर एक एक करके सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले द बाल पोएम पे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि द बाल पोएम, इसका जो मुख्य विचार है दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें यह बताया जाता है कि नुकसान जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है और इसकी बहादुरी से सामना करना चाहिए। तो कविता जो है ये हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति खोई जा सकती है ना, कैन बी लॉस्ट बट गिविंग करेज, लेकिन अनुभवों के साहस, समझ और परिपक्वता हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बॉल होती है वो खो जाती है, लेकिन जो राइटर होता है वो बच्चे को दोबारा बॉल नहीं दिलवाता है,
क्योंकि उसे ये एहसास दिलवाने की कोशिश करता है कि वो जो तुमने खोया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक बार जो खो दिया वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसी पे ये बाल पोएम जो है डिपेंड है स्टोरी, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा है अमांडा। अमांडा एक माँ द्वारा अपनी बेटी की जिम्मेदारी से बड़ा होने की सलाह पर प्रकाश डालती है, जीवन को समझने, वास्तविकता का सामना करने और जो है दिवा स्वप्न मतलब आलस्य में समय बर्बाद न करने की आवश्यकता पर जोर देती है, और बच्चों से अनुशासन और परिपक्वता विकसित करने का आग्रह करती है। इसी में यही कहा गया है, अबाउट ग्रोइंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी द एम्फेसाइज टू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ द फ्रेश रियलिटी एंड नॉट वेस्ट टाइम इन डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सो के सपने देखना, और एडलिनेस का मतलब होता है जो होता है मतलब क्या कहते हैं उसे, सुस्त रहना, आलस्य रहना। अर्जिंग चिल्ड्रन टू डेवलप डिसिप्लिन एंड मेच्योरिटी। आगे तीसरा जो सेंट्रल आइडिया है फॉर एनी ग्रेगरी से है। ग्रेगरी कहती है कि शारीरिक जो सुंदरता होती है वो अस्थायी होती है, वो टिक नहीं सकता है, लेकिन असली कीमत व्यक्ति के कैरेक्टर है ना एंड मोरल वैल्यूज की होती है। तो फिजिकल ब्यूटी क्या होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन जो वास्तव में जो कीमत होती है वो कैरेक्टर की होती है और उसके मोरल वैल्यू की होती है, नैतिक मूल्यों की होती है। लेकिन ये कविता हमें ये भी सिखाती है कि किसी का मूल्यांकन करते समय पीपल शुड वैल्यू इनर क्वालिटीज ओवर आउटवर्ड अपीयरेंस व्हेन जजिंग समवन। लोगों को उसके बाहरी रूप रंग की बजाय उसके आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको एनीवन, या तो आप ए करिए या तो बी, दोनों में से कोई एक सॉल्व करिए, जिसमें 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ये ठीक है, दोनों में से एक करना है। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब। हरी सिंह के लिए लूट करना कठिन क्यों था। अबाउट हुम डज हॉरिस डैनबी थिंक। हॉरिस डैनबी किसके बारे में सोचते हैं। तो दोनों का आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, लेकिन आपको एग्जाम में एक का ही करना है। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया कि हरि सिंह के लिए लूट करना, चोरी करना कठिन क्यों था। तो वाई वॉज, ये आपको मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रॉब बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी एंड अफ्रेड द एक्ट अगेंस्ट कॉन्शियसनेस मेकिंग हिम हेजिटेंट एंड अनईजी एंड ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज मोरली रॉन्ग। मतलब यह है कि हरि सिंह के लिए चोरी करना कठिन था क्योंकि वो अपराध बोध और डर से ग्रस्त था, है ना। उसकी एक जो क्रियाकलाप थी, मतलब जो कर रहा था, कृत्य था उसका, वो अंतरात्मा के विरुद्ध था, जिसे वो झिझकता है और बेचैन हो जाता था। इससे उसे एहसास हुआ कि चोरी करना जो है वो नैतिक तरीके से गलत है। दूसरा है कि हॉरिस डैनबी, होम डज हॉरिस डैनबी थिंक, मतलब हॉरिस डैनबी किसके बारे में सोचते थे। तो हॉरिस डैनबी जो थे अक्सर अपने पास्ट के बारे में सोचते थे, स्पेशली अबाउट हिज यूथ, मतलब खासकर अपने जो यूथ, मतलब कि जो जब वो जवान थे, दोस्ती, फ्रेंडशिप एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो भी उसने अवसर खो दिए उसके बारे में सोचते थे। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ विद नॉस्टैल्जिया, रिमेंबरिंग पीपल एंड मोमेंट्स दैट लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिम। अपने पुराने यादों के साथ अपने जीवन पर विचार करते हैं, उन लोगों के साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको याद करते हैं जिन्होंने उन पर गहरी छाप छोड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए उसको आराम से और ध्यान से समझिए। हाउ डू एम एंड एम रिप्लेस द नेकलेस। तो यहाँ पे जो है मैडम और मैस जो थे उन्होंने हार को कैसे बदला। वाई डज भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, भोली की शादी क्यों नहीं होती। एनी वन लिखा हुआ है, 60 वर्ड में लिखना है। आप चाहे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए चाहे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोनों क्वेश्चंस के आंसर। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि एम और एमएमई मतलब मैडम ने हार कैसे बदला। आफ्टर लूजिंग ई बोरो नेकलेस एम एंड एमएमई मैडम लॉजल decide to replace it, telling Madam Forrester they buy a new expensive diamond necklace that looks exactly like the lost one to pay for it, then they borrow money and work hard for 10 years to repay the debts causing great hardship। मतलब एक उधार लिया गया हुआ जो हार था उसके जब खो गया वो, तो उसके बाद जो मैडम लाजल थी मैडम फॉरेस्टर को बताए बिना उसे बदलने का फैसला करते हैं। वे एक नया महंगा हीरो का हार खरीदते हैं जो बिल्कुल खोए हुए हार जैसा दिखता है
और इसकी कीमत चुकाने के लिए वे पैसे उधार लेते हैं और 10 साल तक कड़ी मेहनत करके कर्ज चुकाते हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। याद रखिएगा, ये जो उन्होंने हार दिया था वो नकली था, तो दर्द होता है। हालांकि उनको पता चला कि नहीं पता चला। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि भोली की शादी क्यों नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती आपको पता होगा और आपने स्टोरी पढ़ा होगा। भोलीज मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ब्राइड ग्रूम अ सिंपल एंड टिमिड मैन। उसकी शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो दूल्हा था वो एक सीधा साधा और डरपोक इंसान है। उस रिफ्यूजेज टू मैरी हर ड्यू टू हर अगली अपीयरेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। एक सीधा साधा आदमी है, डरपोक इंसान है, उसकी बदसूरत शक्ल और कम शिक्षा के कारण उससे शादी करने के लिए इनकार कर देता है। फैमिलीज इनिशियल नेग्लेक्ट एंड सोसाइटी प्रेजुडाइज अगेंस्ट हर मेक इट डिफिकल्ट टू हर फाइंड अ सुटेबल मैच। मतलब ये कि परिवार की शुरुआती उपेक्षा और समाज के पूर्वाग्रह के कारण उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। दोनों स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर्स को, ठीक है। तो ये रहा आपका ये जो सेट था कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेट नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे, सेट नंबर 6। इसके बाद सेट नंबर हम लोगों की 6 की बारी है, 6 पढ़ेंगे। तो सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और आज ये 5 सेट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 2024 के 1 से लेकर 7 चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गए हैं। तो 2025 के भी कंप्लीट हो जा रहे हैं, 2024 के भी कंप्लीट हो गए, ये इंग्लिश के। इसके अलावा मैं मैथ का मैंने आपको बताया हुआ 1 तारीख से स्टार्ट होगा, तो आप उसको भी देखिए। मैथ 2021, 2022, 2023 और 2024 के सभी सेट मैंने पहले ही सॉल्व करा दिए हैं मैथ के, ठीक है। अनसॉल्व पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। अब बारी है 2025 के, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे।